नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल रोशन जीएस वाला में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र का जो बचा हुआ भाग था एक्सियल स्केलेटन, उसको कंप्लीट किया था। आज थोड़ा सा पिछले क्लास को रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हमने एक्सेल में आपको बताया था, एक्सेल में कि इसके अंतर्गत आपका पहले रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, पसली, इसके अंतर्गत आपका क्या था, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, इसके अंतर्गत पसली आता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी मतलब इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और इसका हिंदी जो है शुद्ध रूप में, अगर हिंदी में इसका नाम क्या है तो मेरुदंड। कौन दंड? मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड। खोपड़ी मतलब समझते हैं ये कपाल, इसको कपाड़ बोलते हैं हम लोग। पसली मतलब पसली का जो इंग्लिश होता है वो होता है क्या, रिब्स। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी की जो संख्या होती है वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कितनी होती है, 33। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है यानी कि युवावस्था में इसकी संख्या कितनी हो जाती है, घट के तो 26। ठीक है, खोपड़ी में आपको बताया था कि 29 हड्डी होती है। ठीक है, खोपड़ी का कुछ इस प्रकार से पार्ट था। खोपड़ी में पहला था चेहरा, चेहरा यानी कि फेस था। फिर आपका कपाल था, कपाल यानी कि ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला इसका हिस्सा। फिर आपका कान था, कान। एक बात हाइड बोन। चेहरा में आपका 14 हड्डी, चेहरा यानी फेस में कितने हड्डी, 14। कपाल में आपका 8, कान में दोनों कान मिला के 6, और हाइट बोन की संख्या 1। देख लीजिए, 14 26 8 9 29। ठीक है, तो आप लोग को बताया था कि फांसी के समय जब इंसान को फांसी दिया जाता है तो कौन सा बोन टूटता है, तो हाइट बोन जो है गला का ये हिस्सा है, ये यहाँ पे हाइट बोन पाया जाता है। जब रस्सी से इसको दबाया जाता है तो ये टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो श्वास नली है वो दब जाती है, श्वास रुक जाने से हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कान में एक कान में हड्डी की संख्या 3, तो दोनों कान मिला कितना, 6। इसमें इसका क्या था हड्डी का नाम, तो इसका नाम था, कान का हड्डी का नाम मिलियस इनकस स्टेप्स। मिलियस इनकस स्टेप्स, मिलियस को हम इससे रिप्रेजेंट करते थे, इनकस को आई से और स्टेप्स को एस, यानी कि मिस। शॉर्ट फॉर्म क्या बना था, मिस। ठीक है, चेहरा में आपका 14 हड्डी है। ठीक है, आपको 14 के चांद से बताए थे कि चेहरे में कितने बोन्स, तो 14। समझ गए, ये था आपका पिछला क्लास का कुछ पार्ट। ठीक है, आपको फिर देख लीजिए पसली यानी कि रिब्स में जो हड्डी की संख्या होती है वो हो जाती है 24। हड्डी की संख्या 24, 12 इस साइड से, 12 इस साइड से, और बीच में जो दोनों रिब्स को जोड़ने का काम करता है ये हड्डी बीच वाली, स्टर्नम उसको बोलते हैं। कौन सा हड्डी बोलते हैं, स्टर्नम। इसी का पार्ट हो जाएगा स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम की संख्या 1 क्या करता है, ये दोनों रिब्स के हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो फिर देखिए, सबसे कमजोर हड्डी बताया था आपको, ये कॉलर की हड्डी। ठीक है, कॉलर की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी। जबड़े की हड्डी आपको बताया था, सबसे चमकीली हड्डी। टीबिया यानी कि पैर का जो आगे वाला हड्डी है, टीबिया। ठीक है, ये बताया था आपको। सबसे लंबी हड्डी आपका वो हो गया था फीमर का, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, स्टेप्स। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी थी भैया, स्टेप्स थी। कान की हड्डी वो कहाँ पाया जाता सबसे छोटी हड्डी, तो मध्य कान का हिस्सा है वो। ठीक है, चलिए एक चीज और बताए थे, आपका जो पटेला है यानी ठेगुना है, जिसको घुटना बोलते हैं, गोल जो हड्डी है, ये देख रहे हैं, तो वो किस चीज से बना है, तो वो बना है सिस्माइड बोन से। सिस्माइड बोन क्या है, तो कार्टिलेज का कठोरतम रूप है। ठीक है,
कार्टिलेज जब थोड़ा सा और सख्त हो जाता है तो उस बोन को सिसोनाइड बोन बोलते हैं। करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग देख लेते हैं मांसपेशी के बारे में। आज पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और दैनिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशी। कौन पेशी? मांसपेशी। फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहला ये क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में कभी आया होगा या नहीं भी आया होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एज करिए। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि लोग जो है चलते कैसे हैं? ठीक है, हम लोग चलते कैसे हैं, हाथ को जो मूवमेंट है वो कैसे कर लेते हैं, बोल कैसे लेते हैं। ठीक है, जो माँ अपने बच्चों को जो है, जो माँ कोई जो लड़की होती है अपनी संतान को कैसे उत्पन्न करती है, ये सब के बारे में आप लोग के दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है? अगर नहीं आया है तो जरा सोचिए आप लोग कि ये सारे जो प्रक्रिया है बॉडी का, ये कैसे हो जाता है। ऑटोमेटिक तो होता नहीं, इसमें कौन कौन से अंग जो है हेल्पफुल होता है ये सारे एक्टिविटी करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो अंग होगा, सबसे पहला जो आपका बॉडी का पार्ट है वो है आपका मांसपेशी यानी कि मसल्स। ठीक है, जिम में आप जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज है वो जाता है क्या, एब्स बनाने के लिए। ठीक है, जो कट होता है वो कट बनाने के लिए, एक्चुअली वो है क्या, वो है मसल्स। ठीक है, उसको बोलते हैं मांसपेशी। ठीक है, मांसपेशी जो है हमारे स्किन के नीचे और हड्डी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, स्किन के नीचे और हड्डी के ऊपर पाया जाता है मांसपेशी। ठीक है, तो ये देखिए मांसपेशी हमारे शरीर को क्या करता है, तो हम मांसपेशी हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान कैसे करता है, तो मान लीजिए कोई अचानक से कोई हम पे हमला कर दिया, हमारा ध्यान उस ओर नहीं था। ठीक है, हमारा ध्यान उस ओर नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, तो अपने हैंड से या किसी और माध्यम से उसको रोक नहीं पाते हैं, तो डायरेक्ट आके हमको हिट करेगा तो जो अगर मांस नहीं हुआ तो ये क्या बनेगा, बोन में लगेगा। अगर बोन में लगेगा तो हो सकता है बोन टूट सकता है। ठीक है, बोन टूट सकता है तो हमको बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगा, हमको बहुत तकलीफ होगा। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के इंसान को बोन्स के ऊपर जो है एक गद्देदार, ठीक है, एक फोम जैसी संरचना दिया। ठीक है, इस संरचना को क्या बोलते हैं, मांसपेशी यानी कि मसल्स। ठीक है, आजकल बहुत प्रचलन, आजकल जो है आजकल के युवा वर्ग जो है वो सब अपना मसल्स को मजबूत करता है, जिम में जाके पूरा पसीना बहाता है, वर्क करता है, हार्ड वर्क जो है वो करता है, उसका जो है मसल्स स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो स्ट्रांग होता है तो उसको आप पूरा मारिए तो उसको चोट नहीं लगता। फिल्मों में देखते होंगे कि ऐसा कई खतरनाक गुंडा हो जाता है कि उसको हीरो मारता है तो उसको चोट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका मसल्स जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इसी मसल्स के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये हुआ मांसपेशी। मांसपेशी के जो शरीर में मांसपेशी की जो संख्या होती है हमारी बॉडी में वो होती है संख्या, वो होती है 639। याद कैसे रखेंगे 639? तो 6 + 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो 6 3 9 ऐसे याद रखेंगे, 6 3 9। ठीक है, मांसपेशी की संख्या 6 3 9। ठीक है, चलिए सार्वधिक मांसपेशियां हमारे पीछे हिस्से में पाया यानी पीठ में पाया जाता है। सार्वधिक मांसपेशी की संख्या कहाँ पाया जाता है, तो पीठ में। पीठ हमारे कहाँ है, पीछे साइड से सार्वधिक मांसपेशियों की संख्या पाया जाता है। सार्वधिक मांसपेशी कहाँ, तो पीछे साइड में यानी पीठ में। कितनी संख्या होती है भैया इसकी संख्या होती है 180। कितनी, 180 यानी कि 180। देखिए सबसे बड़ा मांसपेशी हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो आप ही लोग से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा हड्डी हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है। तो आपका आपका आंसर होगा कि सबसे बड़ा हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांघ में यानी कि जांघ में पाई जाती है और उसका नाम क्या है, तो फीमर है। ठीक है, उसका नाम क्या है, फीमर। आपको बताया था सबसे बड़ी हड्डी फीमर है।
तो भैया जहां सबसे बड़ी हड्डी होगी तो हड्डियों को ढकने का काम तो मांसपेशियों का है ना। जैसे हमारे कपड़े, हमारे बॉडी को ढकने का काम कौन करता है? तो कपड़ा। तो हड्डियों को ढकने का काम कौन करेगा? मांसपेशी। तो जहां सबसे बड़ा हड्डी वहां सबसे बड़ा कपड़ा लगेगा। तो सबसे बड़ा हड्डी कौन है? तो फीमर है। तो इसके लिए कपड़ा भी बड़ा होगा। इस कपड़ा के रूप में यहाँ पे कौन सा है? तो मांसपेशी है। तो सबसे बड़ा मांसपेशी कौन हो जाएगा? तो इसका नाम है सार्टोरियस। सार्टोरियस। सार्टोरियस हमारे बॉडी का सबसे बड़ा मांसपेशी है। ठीक है, सार्टोरियस हमारे बॉडी का सबसे बड़ा मसल्स है। ठीक है, वो कहां पाया जाता है? तो जंग में पाया जाता है। कहां? जंग में। ठीक है, फीमर को ढकने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ा पॉइंट वाइज आप लोग भी नोट करते जाइए। ठीक है, सबसे बड़ा सार्टोरियस। ठीक है, चलिए सार्टोरियस कहां पाया जाता है? तो कोष्ठ में लिख देते हैं जांग। आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए सबसे बड़ा तो हो गया। अब सबसे छोटा हड्डी, सबसे छोटा जो मसल्स है वो कहां पाया जाता है? तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कहां पाया जाता है? तो आप लोग का आंसर होगा कि हमारी सबसे छोटी हड्डी हमारी बॉडी का कान में पाया जाता है। वो किस भाग में? तो कान के मध्य भाग में। उसका नाम क्या है? तो स्टेप्स है। ठीक है, स्टेप्स। तो स्टेप्स को ढकने के लिए भगवान ने स्टेपिडस नामक जो है मसल्स का निर्माण किया। तो सबसे छोटा मसल्स कौन हो जाएगा? तो स्टेपिडस हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा मांसपेशी कौन हो जाएगा? स्टेपिडस। ठीक है, सबसे छोटा मसल्स स्टेपिडस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ सबसे बड़े सबसे छोटे मसल्स। समझ गए? टाइप्स ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों के प्रकार हम लोग देखते हैं। ठीक है, मांसपेशियों का प्रकार देखती है, का प्रकार यानी टाइप्स देखते हैं। मसल्स का टाइप्स, ये कितने प्रकार के मसल्स हमारे बॉडी में पाया जाता है। देखिए मसल्स हमारे बॉडी में मेनली दो प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है। ठीक है, पहले का नाम है ऐच्छिक और दूसरा का नाम है अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री मसल्स और अनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अब देखिए ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? तो ऐच्छिक का मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा अनुसार काम करे। ठीक है, जिस पे हमारा नियंत्रण हो, तो वैसे हमको ऐच्छिक अंग यानी ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अगर भूख लग रही है तो कुछ देर इसको तो हम रोक सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखिए कि छींक आना है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया हो गई। ठीक है, और भूख को हम लोग रोक सकते हैं, तो ये क्या होगी? ऐच्छिक हो गई। ठीक है, जैसे किसी को हमको मान लीजिए किसी को मारना है। ठीक है, किसी को मारना है तो हाथ पे तो मेरा नियंत्रण है। ठीक है, तो हाथ पे नियंत्रण आता है, इसका मतलब क्या है? ये ऐच्छिक क्रिया हो गई। ठीक है, वहीं अब हृदय है। हृदय का काम क्या है? धड़कना। तो इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये क्या हो गई? अनैच्छिक हो गई। ठीक है, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां से मिलकर हमारा जो है मस्कुलर सिस्टम यानी मस्कुलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। किससे? तो वॉलेंट्री मसल्स और अनवॉलेंट्री मसल्स मिलकर हमारा जो मस्कुलर सिस्टम का निर्माण हो गया। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम के कितने पार्ट्स? तो दो पार्ट्स, वॉलेंट्री मसल्स एंड अनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो चलिए वॉलेंट्री मसल्स को पहले देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए वॉलेंट्री मसल्स पे हमारा नियंत्रण होगा। दूसरा पॉइंट, मसल्स हमेशा हड्डियों से जुड़ा हुआ रहेगा। हड्डियों से जुड़ा रहेगा। ठीक है,
हड्डी से जुड़ा होने के कारण से क्या बोलते हैं, तो कंकालीय पेशियां बोलते हैं। ठीक है, कंकाल से जुड़ा हुआ है इसलिए से कंकालीय पेशियां बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ऐच्छिक मांसपेशियां आपको क्या करती है, तो गति प्रदान करने में मदद करती है। किससे, इसी के सहायता से हम चल सकते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से हम खड़े हो सकते हैं, इसी की सहायता से हम बैठ सकते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से हम ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, सारी क्रियाओं को ऐच्छिक मांसपेशियों के ही माध्यम से लगभग हो जाती है। ठीक है, मूवमेंट की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी ऐच्छिक मांसपेशियों यानी कि वॉलंटरी मसल्स की सहायता से ही संपन्न होता है। ठीक है, चाहे आप किसी को हग करते हैं यानी किसी को अगर किसी से गले मिलते हैं तो ये क्या है, ऐच्छिक मांसपेशियां ही तो एक्टिव रहती है। ऐच्छिक मांसपेशियां की सहायता से तो हम किसी से गले मिलते हैं। ठीक, आजकल का जो लड़का लड़की है ये क्रिया कुछ ज़्यादा ही करता है, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पर नियंत्रण रखने का। ठीक है, आप ये वॉलंटरी मसल्स है, इस पर आप नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, तो बॉडी मूवमेंट की क्रिया, बॉडी मूवमेंट की क्रिया किससे होती है, तो ऐच्छिक मांसपेशी से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां में आपको लाइट बेंड एंड डार्क बेंड देखने को मिलता है। कौन सा, लाइट बेंड एंड डार्क बेंड। अब देखिए कि लाइट बेंड एंड डार्क बेंड है क्या एक्चुअली में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं ये लाइट बेंड और डार्क बेंड लिखा देते हैं, बट लाइट बेंड एंड डार्क बेंड है क्या ये नहीं बताते हैं। ठीक है, तो जिससे हम आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो हम वो गलती नहीं करेंगे, आपको लाइट बेंड और डार्क बेंड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो मसल्स है उसका संरचना हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। मसल्स का संरचना पहले देख लीजिए। हमारे मसल्स की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें जो ये मोटा मोटा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटा जो डैश है इसको बोलते हैं डार्क बेंड, डार्क बेंड। ठीक है, और ये जो पतला पतला संरचना है, पतला जैसे पतला पतला आप देख रहे हैं, पतला पतला जो डैश है इसको बोलते हैं लाइट बेंड। इसको क्या बोलते हैं, तो लाइट बेंड बोलते हैं। डार्क बेंड को ए बेंड भी बोला जाता है। कौन बेंड भैया, ए बेंड। ठीक है, और लाइट बेंड को आई बेंड बोला जाता है, आई बेंड भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कि लाइट बेंड और डार्क बेंड का निर्माण किससे होता है, तो आपको बता दूं कि लाइट बेंड एंड डार्क बेंड का निर्माण एक्चुअली प्रोटीन से होता है। ठीक है, तो डार्क बेंड और लाइट बेंड का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से निर्माण होता है। अब देखिए, ठीक है, तो जो लाइट बेंड का जो निर्माण करता है उस प्रोटीन को बोलते हैं थिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन, थिन प्रोटीन। और डार्क बेंड का जो निर्माण करता है इसको बोलते हैं थिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, तो थिन प्रोटीन और थिक प्रोटीन। ठीक है, लाइट बेंड का निर्माण थिन प्रोटीन और डार्क बेंड का निर्माण थिक प्रोटीन। ठीक है, थिन मीन्स कितना होता है, पतला होता है। ठीक है, और थिक मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। देखिए इस संरचना में भी तो है कि नहीं, ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है। ठीक है, तो आप लोग संरचना से भी याद रख सकते हैं कि किसका निर्माण थिन प्रोटीन से हुआ है और किसका निर्माण थिक प्रोटीन से हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये जो थिन प्रोटीन है इसका नाम क्या है, ये तो थिन प्रोटीन से हुआ है, लेकिन थिन प्रोटीन किसको बोलते हैं, तो थिन प्रोटीन जो है किसको बोलते हैं, तो एक्टिन प्रोटीन का नाम थिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन का नाम थिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन का नाम थिक प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन का नाम थिक प्रोटीन। समझ गए, तो ये जो डार्क बेंड एंड लाइट बेंड है एक्चुअली में कुछ है नहीं, ये प्रोटीन है। ठीक है, तो
ये क्या है, तो प्रोटीन है। हमारी जो मांसपेशियां में जो होती है ये घना घना पाया जाता है। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि हमारे मांसपेशियों का निर्माण किससे हुआ है, तो प्रोटीन से हुआ है। और हमारे मांसपेशियों के निर्माण में कितने प्रोटीन है, तो 2 प्रोटीन है, एक एक्टिन प्रोटीन और दूसरा मायोसिन प्रोटीन। बहुत सारे टीचर्स जो है सिर्फ ये बता देते हैं कि हमारे जो मांसपेशियां में कौन सा प्रोटीन है, तो सिर्फ मायोसिन प्रोटीन को बताते हैं, सिर्फ एक प्रोटीन यानी कि मायोसिन बता देते हैं, ठीक है, एक्टिन को छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि जो हमारे बॉडी में हो, हमारे मसल्स में जो है, मसल सिस्टम में, मांसपेशियां में 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। कितने प्रकार का, 2 टाइप्स, 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। एक है एक्टिन प्रोटीन, दूसरा है मायोसिन प्रोटीन। समझ गए? चलिए, ये तो हो गया एक्टिन और मायोसिन का। एक्टिन मायोसिन आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए कि मांसपेशियों में सिकुड़न और फैलाव कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मांसपेशियां क्या हुआ, सिकुड़ के गांठ बनाया, ठीक है, फिर फैला तो चला गया। तो अब देखिए कि इस स्ट्रक्चर में कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है। वो देखिए, जब मांसपेशियां सिकुड़ता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जब मांसपेशियां सिकुड़ता है तो जो डार्क बेंड है, डार्क बेंड इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, और लाइट बेंड भी इधर शिफ्ट करेगा। यानी एक दूसरे में ये क्या करता है, घुस जाता है, ठीक है। जैसे देखिए जो जब ये सिकुड़ेगा, मान लीजिए कि ये डार्क बेंड है, ठीक है, देखिए ये ऐसे देखिए, मान लीजिए कि ये डार्क बेंड है, क्या है, डार्क बेंड है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि लाइट बेंड है। मांसपेशियां जब सिकुड़ता है तो ये दूसरे के पास आता है, ऐसे इसमें घुस जाता है, ठीक है। ऐसे क्या होगा, घुस जाएगा। और जब मांसपेशियां फैलेगा तो फिर निकल जाएगा। ऐसे घुसता है, फैलता है, घुसता है, निकलता है, घुसता है, निकलता है, ठीक है। तो सिकुड़न फैलाव, मांसपेशियों में क्या है, सिकुड़न हुआ तो ये आपस में, ये डार्क बेंड लाइट बेंड घुस गया, और फैला हुआ तो ये निकल गया, ठीक है। तो अगर जब घुसता है तो इसको दबाने के बाद ये दबेगा नहीं, दबेगा, ठीक है, ये मजबूत हो जाएगा। और जब फैलेगा, निकलेगा तो फैलेगा, इसको अगर दबाइएगा तो ये दब सकता है, ठीक है। इसीलिए मांसपेशियां जब सिकुड़ता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। समझ गए? तो ये था इसका लॉजिक। एक्सिक मांसपेशियों में क्या होता है, तो थकान होता है। थकान किससे होता है, तो एक्सिक मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड का जमाव होता है तो थकान महसूस होता है, ठीक है, और दर्द होता है। कभी कभी आप लोग अगर दौड़ते होंगे, ठीक है, फिजिकल का तैयारी करते होंगे तो देखते होंगे कि अगर मतलब फिजिकल का तैयारी स्टार्टिंग में इतना दर्द होता है कि अगर आप टॉयलेट जाते होंगे तो बैठते होंगे तो थोड़ा पकड़ के किसी का सहारा लेके, दीवार का सहारा हो या दरवाजे का सहारा लेके बैठना पड़ता है, यानी बहुत दर्द करता है, ठीक है। उठने का मन नहीं करता है, उठते भी हैं तो सहारा लेके उठना पड़ता है। तो वो क्या हो जाता है, तो हमारे मांसपेशियों में जो है, जो वो लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का जमाव कैसे होता है, उसको एक रिएक्शन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो देखिए एक्सिक मांसपेशियों में थकान और लैक्टिक एसिड का जमाव का देखते हैं। देखिए, हम लोग अगर काम करते हैं तो काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है। ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। ऊर्जा हमारे बॉडी में किस रूप में रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है। किसके रूप में भैया, ग्लूकोज के रूप में रहता है, ठीक है। और शरीर में क्या रहता है, पानी रहेगा, ठीक है। मांसपेशियों में भी ये पाया जाएगा कि नहीं, तो हमारे मांसपेशी में ग्लूकोज प्लस पानी पाया जाता है, ठीक है। और श्वास के माध्यम से हम लोग क्या ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो O2 ले लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये सब जो है हमारे मीन्स, जब हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है हमारे मांसपेशियों में, ठीक है। ऑक्सीडेशन की क्रिया के फलस्वरूप हमारे बॉडी में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण, यानी कि एटीपी का निर्माण होता है, और प्लस CO2 का निर्माण होता है। किसका, एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, काम करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता थी, ऊर्जा तो हमको एटीपी के रूप में मिल गया, ठीक है। और CO2 जो है हमारे श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमारे मांसपेशियों में जो होती है क्या होता है, तो ऑक्सीकरण की
क्रिया होती है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस पानी O2 की उपस्थिति में, ठीक है, जल के ATP प्लस CO2 का निर्माण करती है, ठीक है। तो ATP से हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी होती है, ATP की ऊर्जा की प्राप्ति ATP से, और CO2 सांस के माध्यम से निकल जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लीजिए स्लो स्लो दौड़ रहे हैं तो स्लो स्लो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर यही हम फास्ट कर देंगे पूरा फास्ट, तो ऊर्जा की आवश्यकता हमको फास्ट पड़ेगी कि नहीं, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज फास्ट में चाहिए, पानी फास्ट में चाहिए, O2 फास्ट में चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं। O2 भी फास्ट में चाहिए, यानी ऑक्सीजन फास्ट में चाहिए, मतलब हमको तेज तेज सांस लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये रिएक्शन में भाग लेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग इसलिए देखते होंगे कि हम लोग अगर तेज कोई काम करते हैं, कोई भी काम, ठीक है, तेज करते हैं तो जल्द थक जाते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, यही लॉजिक है, क्योंकि हमको ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो करनी होती है। इसलिए हमारा जो सांस जो होता है फूल जाता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुंह से ब्लड भी हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हार्ट जो आपका फेफड़ा है, हार्ट है, इस सबका एक लिमिट है, ठीक है। फेफड़ा का एक लिमिट है, सांस भरने की छोड़ने की एक लिमिट है। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो वो कोलैप्स करता है। जैसे मान लीजिए इस पेन को तोड़ने का जो दबाव सहने का एक लिमिट है, और उससे ज़्यादा दबाव देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे ही हमारे फेफड़ा को जब अधिक लोड पड़ता है तो ये सांस के बदले क्या करता है, तो ब्लड फेंक देता है, ठीक है। तो आप लोग अगर फिजिकल का तैयारी करते हैं तो ये सब मत करिए, ठीक है। तो ऐसी सावधानियां बरतिए। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण क्रिया। अब देखिए कि लैक्टिक एसिड कैसे होता है, लैक्टिक एसिड का जमा हमारे बॉडी में कैसे होता है। देखिए ज्यों ज्यों CO2 की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ता है, क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो कमी होती है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमाव होने शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जमाव शुरू होने लगता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड हमारे कहाँ, मांसपेशियों में जम जाता है, ठीक है, जो मांसपेशियों को वर्क करने नहीं देता है, मांसपेशियों को जो सिकुड़ने फैलने की जो क्रिया होती है उसमें बाधा करती है, क्योंकि इसी बीच में आके लैक्टिक एसिड जो है जम जाता है। तो अगर ये लैक्टिक एसिड का जमाव हो गया, ये क्रिया जो है मतलब इस क्रिया को करने में बॉडी को बहुत ही तकलीफ होता है, ठीक है, जिससे हमको दर्द का एहसास होता है, वो भी छोटा मोटा, मतलब कम दर्द नहीं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग अनैच्छिक क्रिया देख लेते हैं। अनैच्छिक, अनवॉलंटरी, अनवॉलंटरी मसल्स। देखिए अनैच्छिक मतलब क्या होता है, पहले बताए थे कि हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं रहेगा, मतलब ये स्वतंत्र रहेगा, ठीक है, स्वतंत्र रहेगा। पहला पॉइंट, स्वतंत्र मतलब हमसे, हमारे नियंत्रण से बाहर रहेगा, ठीक है, रहेगा कि नहीं रहेगा। आपका दिल क्या आपके कंट्रोल में है, नहीं है कंट्रोल में। आपका जो पेट है, आपका जो पेट है क्या आपके कंट्रोल में है, आपसे पूछ के भोजन पचाएगा नहीं, ये खुद पचाएगा, जैसे जाएगा अपना काम करना शुरू कर देगा, पचाना शुरू कर देगा। आपकी जो छोटी हाथ है, बड़ी हाथ है, जिसको आप लोग भोटी बोलते हैं, तो क्या है, आपका जो भोटी है ये क्या करेगा, आपसे पूछ खाना पचाएगा नहीं, पचाएगा, ठीक है। तो ये अपना काम स्वयं करने लगता है, ठीक है। जैसे इसमें खाना प्रवेश करता है, ये अपना काम क्या करता है, शुरू कर देता है, ठीक है। किडनी है जो आपके यूरिन को प्यूरिफाई करता है, तो क्या आपसे पूछ करेगा कि आप करें कि नहीं करें, बताइए सर, नहीं पूछेगा ना, ये स्वतंत्र है करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्वतंत्र है। अनैच्छिक है, आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं, आपकी इच्छा पर ये नहीं रहेगा। फेफड़ा है, मान लीजिए फेफड़ा है तो सांस आपसे पूछ के लेगा नहीं, कुछ देर आप फेफड़ा पे आप नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक तो नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इस पर नियंत्रण करिएगा तो आप खुद नियंत्रित हो जाइएगा, ठीक है। इस पे अनैच्छिक पे नियंत्रण नहीं होगा, नहीं होगा। अनैच्छिक पे आपका, अनैच्छिक मसल यानी कि अनवॉलंटरी मसल्स पे आपका नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। इसका जो हड्डी से होता है, हड्डी से जुड़ाव नहीं रहता है, इसका हड्डी से जुड़ाव नहीं रहता है। आपके हार्ट में आपका जो दिल बार बार टूटता है, क्या आपके दिल में हड्डी है, नहीं है। आपका जो पेट है, भोंटी है, उसमें हड्डी है, नहीं है। आपका जो फेफड़ा है उसमें हड्डी है, नहीं है, ठीक है। आपका जो किडनी है उसमें हड्डी है, नहीं है। तो हड्डी से अनैच्छिक मसल्स का, अनैच्छिक मांसपेशियों का जुड़ाव, इसमें
अनैच्छिक मांसपेशियों में हड्डी नहीं पाया जाता है, ठीक है, समझ गए, हड्डी से का जुड़ाव भी नहीं होता है, समझ गए, अनैच्छिक मांसपेशियों का हड्डी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इसमें डार्क बेंड एंड लाइट बेंड नहीं पाया जाता है। जब डार्क बेंड एंड लाइट बेंड नहीं पाया जाएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें थकान भी नहीं होगा। थकान होगा क्या? आपने कभी देखा है कि किसी का दिल काम करते करते पूरा थक गया है और रुक गया है? कभी देखा है, सुना है? कभी किसी टीवी में देखा होगा किसी का किडनी है, काम करते करते थक गया है और वो अभी रेस्ट कर रहा है, फिर रेस्ट करने के बाद वो काम करेगा? कभी आपने सुना है? किसी फिल्म में देखा है कि किसी का फेफड़ा जो काम करना मतलब काम करते करते थक गया है, अभी फिलहाल रेस्ट में है, वो रेस्ट के बाद काम करेगा? किसको छुट्टी मिलती है? कभी नहीं मिलती है ना, ठीक है। तो इनमें थकान भी नहीं होता है, अनवॉलंटरी मसल्स में आपको थकान नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसमें नियंत्रण आपका नहीं है, नियंत्रण नहीं है। दूसरा, हड्डी से इसका कोई लेना देना नहीं है, हड्डी से कोई जुड़ाव नहीं है। इसमें डार्क बेंड और लाइट बेंड नहीं पाया जाएगा, मतलब इसमें थिन प्रोटीन और थिक प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। थिन प्रोटीन कौन सा था? एक्टिन, और थिक प्रोटीन मायोसिन, ठीक है, इसमें वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसमें थकान जो होती है, थकान नहीं होता है, किसमें? अनैच्छिक मसल्स में। तो ये था आपका मसल्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग दैनिक जीवन में जो कुछ समस्याएं होती है मांसपेशियों से संबंधित, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ समस्याएं हैं कि जैसे देखते होंगे कि बहुत सारी महिलाएं बोलती है कि रात को मेरा पैर खिंचता है, ठीक है। वो कहना चाहती है कि हमारे पैर में खिंचाव होता है, ठीक है। कभी कभी मांसपेशियों में वो क्या कहना चाहती है कि हमारे मांसपेशियों में खिंचाव होता है, मांसपेशियों में क्या हो रहा है? ऐंठन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका कारण क्या है, ठीक है, ये किस वजह से ऐसा होता है? ठीक है, किसी ना किसी कोई जब घटना होता है तो उस घटने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ठीक है। तो ये जो घटनाएं हमारे बॉडी में हो रही है, शरीर का मांसपेशियों में खिंचाव, ऐंठन, दर्द, ये क्यों होता है, समझे? तो इसको थोड़ा सा विस्तृत कर, थोड़ा सा जो हम लोग देखते हैं कि ये क्यों होता है, ठीक है। चलिए देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होगा, यानी खिंचाव होता है और दर्द होता है। दर्द होता है ना, देखते होंगे कि महिला सब उई माँ कमर में दर्द, अब देखते हैं उई माँ वाला दर्द जो होता है कमर में, मांसपेशियों में, ये सब क्यों होता है ये देखिए। ऐंठन, खिंचाव और दर्द का, मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव और दर्द का पहला कारण है आपका नस आपका ब्लॉक हो। अगर नस आपका ब्लॉक है, नस में जो ब्लड का सर्कुलेशन है अगर ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो फिर आपके मांसपेशियों में ऐंठन होगा, खिंचाव होगा और दर्द हो सकता है, ठीक है। दूसरा है विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो सकता है। आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव और दर्द होता है, ठीक है। तो ये था कमी। अब देखते हैं कि कौन सा विटामिन इसके लिए जिम्मेदार है कि शरीर में जो उईमा वाला दर्द होता है इसके पीछे कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है, ठीक है। तो विटामिन में आपका हो गया पहला, इसमें है विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12। कौन विटामिन भैया? विटामिन B12। ये जो मांसपेशियों में खिंचाव, ऐंठन, दर्द होता है उसके लिए जिम्मेदार है, यही चौथा जिम्मेदार है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, मतलब कि अगर हम भोजन के माध्यम से विटामिन B12 को ग्रहण करते हैं तो हमारे बॉडी को जितनी इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, वो तो अपना आवश्यकता पूर्ति कर लेता है, और जो विटामिन B12 वेस्ट यानी शेष बच जाता है वो हमारे यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विटामिन B12 हमारे बॉडी में कहीं भी स्टोर होके नहीं रहता है, ठीक है।
हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर नहीं रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई मजदूर है, ठीक है, अब मजदूर के बैंक अकाउंट में जो जीरो बैलेंस है, मतलब उसके पास कोई स्टोर पैसा नहीं है, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है। ठीक है, और वो अभी मार्केट में, मान लीजिए अभी वो क्या कर रहा है, तो मार्केट में रह रहा है। किसमें, मार्केट में। क्या कर रहा है, मार्केट में रह रहा है। तो मार्केट में रह रहा है, उसको सब चीज खरीद के खाना पड़ेगा। खाने की जितने भी वस्तुएं होंगी उसको क्या करेंगे, करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा उसके पास है ही नहीं, तो क्या करेगा, वो काम करेगा। क्या करेगा, काम। काम करेगा तो वो क्या करेगा, खाएगा। काम करेगा तो खाएगा, और जिस दिन काम नहीं किया तो उस दिन नहीं खाएगा। कहने का क्या मतलब है कि कहने का मतलब है कि उसको खाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए पर डे काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में विटामिन B12 की पूर्ति के लिए हमको भोजन के माध्यम से डेली विटामिन B12 से युक्त पोषक आहार लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि विटामिन B12 का जो पोषक आहार है वो क्या क्या है, मतलब किसमें प्रचुर मात्रा में, किस आहार में प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, उसको थोड़ा सा देखिए। ठीक है, पहला जो विटामिन B12 का स्रोत है वो है अंकुरित अनाज, अंकुरित दाल या अनाज बोलिए। ठीक है, और इसमें सबसे बेस्ट होता है अंकुरित दाल में मूंग का दाल। प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में। किसमें, तो मूंग की दाल में प्रचुर मात्रा में ही पाया जाता है। ठीक है, दूसरा आप दूध ले सकते हैं और दूध से संबंधित उत्पाद ले सकते हैं, जैसे कि पनीर, ठीक है, दही, ये सब, मट्ठा, ये सब आप ले सकते हैं। तीसरा आपका सोयाबीन, आप सोयाबीन ले सकते हैं, उसमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया विटामिन B12 के स्रोत। अब जो दूसरा फैक्टर जिम्मेवार है उसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है भैया, कैल्शियम। इसको देखिए, दूसरा कैल्शियम, कोनियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम की वजह से भी, कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारे मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव और दर्द होता है। ठीक है, कैल्शियम फैट में सॉल्युबल है, यानी फैट में घुलनशील है। क्या है, फैट में घुलनशील है, मतलब कि जितने हमारे बॉडी को कैल्शियम की आवश्यकता है उतना वो यूज कर लेगी। ठीक है, और बचा हुआ कैल्शियम फैट में घुलनशील होकर हमारे बॉडी में ही रह जाएगा, ये हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए हमको कैल्शियम की आवश्यकता हमारे बॉडी को कम होती है। यानी भोजन में अगर हमारे भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम भी है तो ये चलता है। ठीक है, अब अगर है तो फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस चीज में कैल्शियम पाया जाता है। तो पहला इसका जो आहार होगा वो होगा, आप मिल्क ले सकते हैं, के उत्पाद को ले सकते हैं। ठीक है, आप पालक का साग खा सकते हैं, तिल ले सकते हैं। तिल समझते हैं, तिल, इसका लाई बनता है, तिलकुट खाए, तिलकुट, उसमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इनके कैल्शियम के स्रोत। ठीक है, और अब तीसरा जो मिनरल्स है, ठीक है, तीसरा जो मिनरल्स है वो है आपका पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। तीसरा जो फैक्टर जिम्मेवार है ऐंठन, शरीर मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव और दर्द के लिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पोटेशियम। ठीक है, और सोडियम। अब देखिए सोडियम कैसे, सोडियम की मात्रा जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके वजह से भी
सोडियम का जो मात्रा है हमारी बॉडी में अगर बढ़ जाता है और पोटेशियम का मात्रा घट जाता है तो भी हमारे मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव और दर्द होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इस बीमारी से राहत पाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? सोडियम की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और पोटेशियम की जो मात्रा होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा और सोडियम की मात्रा को घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोडियम को घटाते हैं हम लोग। सोडियम की मात्रा कैसे घटाएंगे? तो हम लोग नमक कम खाएंगे। नमक अगर कम खाएं, आयोडीन युक्त जो नमक होता है व्हाइट वाला, उसका इस्तेमाल कम करेंगे। उसके बदले में हम लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। किसका? सेंधा नमक का। सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा कम होगी। दूसरा, आप जो मसालेदार चीज खाते हैं, मसालेदार जो सब्जियां खाते हैं वो कम खाइए। ठीक है, तो सोडियम की मात्रा आपकी बॉडी में घट जाएगा। अब देखिए पोटेशियम को कैसे इंक्रीज करेंगे हमारी बॉडी। तो जो पोटेशियम का स्रोत है वो देख लेते हैं। पोटेशियम का स्रोत है पहला तारबूज। तरबूजा भी खाए हैं, तारबूज। दूसरा है बनाना, केला, शकरकंद, ठीक है, नारियल पानी, ये है पोटेशियम के स्रोत। तारबूज, केला, शकरकंद, नारियल पानी, इटिस। ठीक है, पोटेशियम का जब मात्रा बढ़ेगा आपकी बॉडी में तो ये जो आपका जो समस्या है, ये समस्या ऐंठन, खिंचाव, दर्द, ये सब कम हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों में क्या समस्याएं हैं कि आप लोग छोटे छोटे बातों पे दवा ज़्यादा खाते हो। ठीक है, दवा कम खाइए लेकिन पौष्टिक आहार जो है आप लोग लीजिए, जिससे आपको ये समस्याएं नहीं होगी। शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी भैया पौष्टिक आहार लेने से। ठीक है, आपकी बॉडी को जितनी भी चीज़ की आवश्यकता है वो आपको पौष्टिक आहार से ग्रहण हो जाता है। पौष्टिक आहार से ग्रहण हो जाता है तो आप वैसे ही बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इन समस्याओं को हम जो है कुछ सावधानियां बरत के कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला सावधानी है कि आप इलोम विलोम करिए। बाबा रामदेव का सुना ना, एक नाक से लेते हैं दूसरा नाक से छोड़ते हैं। तो ये क्रिया करने से आपकी जो मांसपेशियों में क्या होगी, तो ऑक्सीजन का जो सप्लाईमेंट होगा वो पूरा होगा। ठीक है, तो जो आपका लैक्टिक एसिड का जो जमाव होगा वो कम होगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा वॉकिंग करिए आप लोग सुबह शाम। ठीक है, इससे भी आपके जो बॉडी में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो चलता रहेगा। तीसरा जो आपकी सावधानियां है वो है कि आप सोते वक्त जो है पैर के नीचे तकिया लेके सोइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड जो होता है वो लो टू हाई फ्लो करता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। अगर आपका लेग, आपका टंग ऊपर की तरफ रहेगा तो ब्लड क्या होगा, तो पैर में पूरा सप्लाईमेंट देगा। ठीक है, पैर में पूरा सप्लाई होते रहेगा, कमर होते हुए ये पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करते रहेगा, जिससे आपको जो है ये सब समस्याएं नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।